हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को बता दें कि बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पे 4 तरह की अलग-अलग वैकेंसी है। आपके जो डाउट है वो क्लियर होने चाहिए। देखिए, चारों अलग-अलग पोस्ट की वैकेंसी है। अब बहुत सारे छात्रों का कहना है कि क्या मैं सभी के लिए फॉर्म भर सकता हूँ? तो देखिए, जब आप एलिजिबल हैं चारों पोस्ट के लिए, तो बिल्कुल भर सकते हैं चारों के चारों। ₹3000 फीस लगेगा लगभग आपसे। ₹800 स्टेनो के लिए, ₹800 क्लर्क के लिए, ₹800 कोड रीडर के लिए, आठ और ₹600 जो है आपको प्यून के लिए। तो ये चारों वैकेंसीज़ के अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं, तो ही भरिएगा। अब मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे आवेदन करने चले गए और उनसे वहाँ पे सर्टिफ़िकेट माँगे जा रहे हैं। किस तरह का सर्टिफ़िकेट? तो कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट। अब देखिए, स्टेनो का जो सर्टिफ़िकेट और कोड रीडर का जो सर्टिफ़िकेट है, उसके लिए मेंशन कर दिया गया है आपके ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में कि आपके पास गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप वहाँ पे अपडेट करेंगे, स्टेनो का और क्लर्क के जो सॉरी कोड रीडर का। लेकिन क्लर्क वाला जो नोटिफ़िकेशन है उसमें जब आप पढ़िएगा तो उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। यानी कि आपके पास अगर प्राइवेट सेक्टर का भी या कोई भी इंस्टीट्यूट का क्लर्क का यहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड है ना, जो सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे डीसीए है, सीसीसी है, ये या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, कोई भी है यहाँ पे, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपके डाउट पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि फॉर्म को भरने को लेकर कि अगर ये चारों के फॉर्म मैं भरना चाहूँ, तो क्या चारों को एक बार पेमेंट कर सकता हूँ? देखिए, फॉर्म आप भरिए अलग से, जब लेकिन पेमेंट का सेक्शन आएगा, तो उसके लिए एक पूरा पीडीएफ दिया गया है सिविल कोड की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। तो मैं आपको वही दिखलाने आया हूँ यहाँ पे। अब चलिए उसके बारे में सारी डिटेल देते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि जो भी छात्र यहाँ पे स्टेनो, क्लर्क और कोड रीडर ये 3 वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन वाईटी एजुकेशन पे जाएँ, वहाँ पे आपको अब सेट्स तैयार करके दिए जाएँगे। वहाँ पे आपको मैथ, रीज़निंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस और आपके करंट अफेयर से संबंधित और हिंदी, अंग्रेजी जो संबंधित प्रश्न हैं, उसको कंक्लूड करके एक टेस्ट बनाया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पे है और वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उसको रिलेट करके वहाँ पे टेस्ट तैयार किया जा रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं जाके वहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का और यहाँ पे सीधे लिए चलते हैं दोस्तों उन सभी अपडेट्स पे जो कि सिविल कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके दिखेंगे। देखिए, ये जो है सिविल कोड का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ये होम पेज है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ से भरना, यहाँ पे पर्सनल डिटेल और एजुकेशनल डिटेल। देखिए, अब ये पर्सनल डिटेल और एजुकेशनल डिटेल आपसे बेहतर आपका कोई नहीं जानता है। तो आप ही खुद फॉर्म को अच्छे से भरिए, है ना? ये बार-बार आप लोग सारी चीज़ें देखते हैं और बार-बार आपके पास आपके फ़ाइल में रहता है, तो इससे अच्छा, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। साइबर कैफ़े वाला भी नहीं जानता है। तो आपको करना क्या है कि जब साइबर कैफ़े में भी फ़ॉर्म भरवा रहे हैं, तो वहाँ पे बैठ के सारी डिटेल खुद से आपको बताना होगा। नहीं तो गलती होगी तो भाई देखिए, आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ इंस्ट्रक्ट किया गया है, मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन पेज है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे फाइनली, उसका प्रिंट आउट लेंगे और यहाँ पे कोई भी चेंज या बदलाव नहीं करने का बोला गया है। आफ्टर सबमिटिंग जब पेमेंट डिटेल कैंडिडेट हैव टू फिल देयर अच्छा, यहाँ पे जो है इसका डिटेल भरने को कह रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पे जो अपडेट किया गया है, यहाँ पे देखिए, कैन नॉट बी मॉडिफाई, है ना? द कैंडिडेट हैव टू फिल देयर डिटेल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म very carefully as on the registration process completed the same cannot be modified। आपको यहाँ पे सुधार करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब चूंकि देखिए कि कोई भी डिटेल हो, आपका एक बार फॉर्म भर दिए, गलती हो गया, मतलब कि वो जो है पत्थर की लकीर हो गई, वहाँ से आप सुधार नहीं कर सकते उसका। कारण क्या है कि देखिए, ये जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आपका जो नाम, जो नेम ऑफ पोस्ट है, सपोज़ मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्लर्क के लिए आवेदन किया है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, जो कि आपके मैट्रिकुलेशन में आपका नाम है, वो डालना है और उसके आगे जो है, नाम के आगे श्रीमान, श्रीमती मत लगाइएगा। कन्फर्म आपको अपना नेम दोबारा पूछा जा रहा है, यानी कि 1 नहीं 2 बार पूछा जा रहा है आपसे, इसलिए क्योंकि आप कोई गलती ना करें। फिर उसके बाद फादर नेम में भी आपको श्रीमान, श्रीमती, डॉक्टर, एमएस, एमआरएस नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखिएगा। जो सर्टिफ़िकेट पे आपके नाम है वही डालिएगा।
मदर्स नेम, उसमें भी यही चीज़ें हैं कि आपको बोला गया है कि यहाँ पे भी मिस्टर एंड मिसेज़ मत लगाइएगा यहाँ पे, और जो नाम है वो डालिएगा। ये तो आपको सभी कोई समझते हैं चीज़ों को। डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे दिया गया है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला मत डाल दीजिएगा, जो कि बहुत लोग एज कम करके अपना सर्टिफिकेट से एग्जाम देते हैं, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर पूछा गया है, तो जेंडर में आपको मेल है फीमेल है, ये क्योंकि एक छात्र बोल रहे थे कि मैंने फीमेल से डाल दिया है फॉर्म, गलती से यहाँ पे हो जाता है कि सिलेक्ट करने में जैसे मेल की जगह फीमेल सिलेक्ट हो गया, तो वो गलती किया उन्होंने, तो अब उनका सुधार नहीं हो सकता है कोई भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके आधार पे भी तो आपका चयन होता है। जी हाँ, मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी के आधार पे आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, नेशनैलिटी आपकी इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट करके दी गई है, अदर हैं तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन जो सर माफ़ करिए मैरिटल स्टेटस जो है आपका, ये क्या है ये बताना है। अब देखिए बहुत लोग क्या होते हैं कि शादीशुदा होते हैं, लेकिन यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक कर देते हैं, क्या पता चलेगा सरकार? सरकार सब कुछ आपका छानबीन करती है जब आपकी नौकरी लगती है, ये सरकारी नौकरी है आपके घर तक, जी हाँ, आपकी जाँच जाती है, वहाँ पे सारी चीज़ें। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। वहाँ पे आपसे जो है ना आपके सपोज़ यानी कि जो आपकी वाइफ़ होंगी या आपके हस्बैंड होंगे उनका नाम पूछा जाएगा। तो आप जो भी छात्र या छात्राएँ हैं अपने जो भी सपोज़ नेम है वो ज़रूर बताइएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी बोला है और कन्फर्म ईमेल आईडी, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा और एक्टिव ईमेल आईडी ही दीजिएगा, ताकि अगर कहीं आपका फॉरगेट मतलब पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना नया पासवर्ड बनाने का मौका मिल सकता है। मोबाइल नंबर के साथ-साथ भी यही बोला गया है कि वही नंबर डालिएगा, दोबारा 2 बार डालना है आपको, है ना? एक ही मोबाइल नंबर, ताकि वो एक्टिव मोबाइल होना चाहिए और उसी पे आपका ओटीपी वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह शेयर किया जाएगा। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे बिहार का है या नहीं है ये बताइएगा। बिहार से है तो यस कीजिएगा, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपका, है ना? बिहार का निवास प्रमाण पत्र, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो। कैटेगरी कौन-सी है? सपोज़ अनरिज़र्व में आपने डाल दिया, या फिर यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत लोग यहाँ पे बैकवर्ड बीसी कैटेगरी में डाल दिए, अब वो सोचते हैं कि यहाँ पे और भी सर्टिफ़िकेट लगेगा, नहीं अभी यहाँ पे कोई सर्टिफ़िकेट नहीं लगेगा। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ओबीसी, एनसीएल और आपका जो है कास्ट सर्टिफ़िकेट जो है आपको वहाँ पे माँगा जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोस्ट है, ये जो है आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आपको है देना यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड मान लीजिए देते हैं। अब यहीं पे जो है इसलिए यहाँ पे आयोग बोल रहा है कि एक बार गलती की उसके बाद दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने आधार कार्ड डाल दिया और इसमें से कोई एक गलती कर दी, तो वो आधार कार्ड आपका चला गया। मतलब कि आपका डिटेल चला गया। अब दोबारा इस आधार कार्ड नंबर से आप फॉर्म भरेंगे या दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल-डाल के, तो ये आधार कार्ड आपको बोलेगा कि आप जो है दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक बार में एक ही आप जो है फॉर्म भरेंगे, एक ही पोस्ट के लिए। ठीक है? समझ गए चीज़ों को? इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये चीज़ जो है सावधानी पूर्वक भरिएगा आप लोग यहाँ पे। डिटेल ऑफ प्रूफ यहाँ पे माँगा गया यानी कि आधार कार्ड का नंबर जो है आपको यहाँ पे डालना होगा और विज़िबल मार्क्स आपका पूछा गया है जो कि आपके चेहरे पे या हाथ पे कटे-छटे का निशान होता है, वो आपको देना होगा। आर यू अ पर्सनल डिसेबिलिटी? अब देखिए यहाँ पे अगर 40% से ऊपर के आप डिसेबल्ड हैं, तो आपको यस करना होगा अन्यथा नो पे क्लिक कीजिए। यस कीजिएगा तो ये टाइप पूछेगा आपसे, है ना? कि किस टाइप में आप हैं यहाँ पे डिसेबल। तो विज़न में है, हियरिंग में है, लोकोमोटर में है या फिर मेंटल डिसऑर्डर है, तो ये आपको बताना होगा। नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। एक सर्विसमैन अगर आप हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना होगा, नहीं तो नो पे आगे क्लिक करके बढ़िएगा। अगर हैं, तो उसका सर्टिफ़िकेट नंबर यहाँ पे माँगेगा। देखिए आईडी नंबर माँगा है ना, तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा और इसका जो है आपको डिटेल देना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे नो करके आगे बढ़िएगा और फ्रीडम फाइटर से संबंधित हैं, अगर आपके दादा-दादी, नाना-नानी कोई अगर हैं ऐसे जो कि फ्रीडम फाइटर थे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यस कर लीजिएगा, तो उसका सर्टिफ़िकेट नंबर यहाँ से अभी माँगा जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास अभी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, कैटेगरी वालों के लिए कोई कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट नंबर नहीं माँगा जा रहा है, लेकिन फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पे ये माँगा जाएगा अभी, चूँकि ये पहले बना होना चाहिए। और देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय भी आपसे कहा जाएगा कि यही जो आपका बैकवर्ड कास्ट से अगर आप फॉर्म भरे हैं या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरे हैं या एससी-एसटी से फॉर्म भरे हैं, तो उसका सर्टिफ़िकेट जो है आपका इस फॉर्म भरने यानी कि 20 अक्टूबर से पहले का बना होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे जाँच किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए मैं इसको नो कर देता हूँ यहाँ पे और आगे बढ़ता हूँ और आगे दिया गया है दोस्तों कि आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयी? अगर आप हैं, तो यस कीजिएगा, तो यहाँ पे उसका जो अपडेट देना होगा आपको, आपके जब सम एनओसी वगैरह लेकर देना होता है ना? जब आप उसको जॉइन करते हैं तो। वैसे आप यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा।
क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई है, अगर आपके पास एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है तो यस पे क्लिक करके उसका डिटेल आपको बताना होगा, वो रजिस्ट्रेशन जो कि एफआईआर रजिस्टर किया गया था उसके बारे में आपको यहाँ पे नंबर बताना होगा, तो वैसे नो कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। और फाइनली ये डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि यहाँ पे आपने ये फॉर्म को सोच समझ के भरा है, इसलिए आपसे ये टिक करवाता है। ये एक तरह का सिग्नेचर है आपका कि आपने ये है अपने मेंटल स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें फॉर्म को भरा है आपके यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। अब मैंने आपको बोला कि देखिए पर्सनल डिटेल और आपका एजुकेशनल डिटेल ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बेहतर इसलिए क्योंकि देखिए पर्सनल डिटेल में आपका एड्रेस वगैरह माँगा जाएगा, एजुकेशनल डिटेल में आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट जो भी अपलोड अपलोड करना है यहाँ पे, वो चीज़ें माँगी जाएँगी, यानी कि उसका नंबर माँगा जाएगा। तो यहाँ पे आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, इसलिए मैं इस सेक्शन को तो नहीं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई गलती मत कीजिएगा आप लोग। फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप फ़ोटो और सिग्नेचर को देखते हैं, तो ये रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपका जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। अब ये जो है आप एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से भी, जैसे ही आप ये साइट खोलिएगा पिक्सेल, है ना? पिक्सेल लैब, है ना? तो ये आपका सामने जो है खुल के आ जाएगा पीएक्सएलआर करके। इस वेबसाइट से जाके जो है आप जो है अपना फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है? ये वेबसाइट ऐसे खुल जाएगा, यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करके जो है आप यहाँ पे अपना फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं और उस साइज़ में बना सकते हैं। साइज़ का यहाँ पे जो मेंशन किया गया है देख सकते हैं, 50 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर आपका हिंदी में भी होना चाहिए और अंग्रेजी में भी होना चाहिए। ये भी आपका 10 से 20 केबी का होना चाहिए। तो ये भी आपका इस साइड से जो है यहाँ पे हो जाएगा एडिट यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको फ़ोटो एडिट करना होगा तो फ़ोटो पे क्लिक करके फ़ोटो को यहाँ पे ओपन इमेज कीजिएगा तो ये आपके जो कंप्यूटर में होगा या मोबाइल में होगा, यहाँ से क्लिक करके वो एडिट कर सकते हैं इसको। इसी साइज़ में आप बना लीजिएगा, तो यहाँ से फ़ोटो भरने में भी आपको और सिग्नेचर भरने में आसानी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदी, अंग्रेजी दोनों ही में आपको यहाँ पे सिग्नेचर की ज़रूरत होगी। अब बहुत सारे छात्र फॉर्म भरते समय जब फॉर्म को अपलोड करते हैं फ़ोटो को, तो हिंदी की जगह अंग्रेजी वाला और अंग्रेजी की जगह हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। तो ये गलती किए तो फिर वहाँ से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म रिजेक्ट होगा उसके बाद आपको सुधार करने का वहाँ पे मौका दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे एक काम कर लीजिएगा कि इसको थोड़ा-सा ध्यान से भरिएगा। डिक्लेरेशन आपको वहाँ पे दिया गया है कि क्या लिखना है और उसी को आप लोगों को हिंदी या फिर अंग्रेजी अपनी एक राइटिंग में जो है ना हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, डिक्लेरेशन को 50 केबी से लेकर 100 केबी तक उसका स्कैन करके फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है? आपको वो ध्यान रखना होगा कि ब्लैक इंक में ही आपका सिग्नेचर और ये हैंड रिटेन वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? ब्लैक इंक में। मैंने आपको पहले बता दिया कि ब्लैक इंक से ही आप इसको करिएगा। तो अभी जो है आपका ये कंप्लीट हो गया फ़ोटो वाला सेक्शन। अब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा, है ना? फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा और आपका हैंड डिक्लेरेशन अपलोड कर दीजिएगा, तो आपसे माँगेगा प्रिंट। आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर रख लीजिएगा अपने पास, है ना? मतलब कि फ्यूचर रेफ़रेंस के लिए और फिर आपका एडमिट कार्ड का अपडेट भी आपको दिया जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने भर रखा है यहाँ पे तो एक छात्र का, तो ये सारी डिटेल दिखलाऊँगा। लेकिन पेमेंट को लेकर यहाँ पे अब गड़बड़ हो रही है बहुत लोगों का। देखिए, यहाँ पे पेमेंट को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। मैं आपको वही चीज़ें सिर्फ़ बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट वाला सेक्शन ओपन करेंगे, तो स्टेप 1 क्या कहता है आपका कि ये स्टेप आएगा, खुलेगा कुछ इस तरह से पेज आपका। ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लिक कर लेना है और ये प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बोल दिया गया है पहले ही कि जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे फॉर्म में भरी है, वो सारी चीज़ें आपके लिए एक बार ही फिल अप हुई है और ये आपके लिए जो है बदला नहीं जा सकता है। दूसरा स्टेप यहाँ पे है कि आफ्टर क्लिक द चेक बॉक्स प्रोसीड पेमेंट नेविगेट द न्यू पेज, यहाँ पे नया पेज आ जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको देखेंगे कि स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन ये पूछेगा और एक पूछेगा टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर क्या करना होगा? तो आप कॉर्पोरेशन यहाँ पे स्टेट अगर पूछेगा तो पूछेगा बिहार और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट पूछेगा तो रिक्रूटमेंट, मतलब बिहार के रिक्रूटमेंट के बारे में यह फॉर्म भर रहे हैं आप। कुछ इस तरह से आपका सामने ये फिल अप हो जाएगा। फिर आप गो पे क्लिक कर दीजिएगा। गो पे क्लिक करने के बाद आपका तीसरा स्टेप ये होगा, ये पूछेगा आपसे कि रिक्रूटमेंट नेम क्या होगा? तो रिक्रूटमेंट नेम में दोस्तों आपको जैसे कि आप क्लर्क के लिए भर रहे हैं या कोर्ट रीडर के लिए भर रहे हैं, है ना? अपॉइंटमेंट कमिटी एक्चुअली इसको आपको ये है ना क्लिक करना होगा, है ना? कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी आएगा, है ना?
तो ये कैटेगरी बोलेगा आपको सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ से किस कैटेगरी के लिए आप यह पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भरिएगा एग्जामिनेशन फी के लिए भर रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी में क्या भरिएगा, एग्जामिनेशन फी भरिएगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अपडेट किया गया स्टेप 5 में क्या किया गया है, तो यहाँ बोला गया आफ्टर सिलेक्शन पेमेंट कैटेगरी यू विल बी नेविगेट टू न्यू पेज, नए पेज पे आएंगे और कुछ इस तरह से ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, बोला गया है कि आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको मैसेज आया होगा, और कैटेगरी और जेंडर और कैंडिडेट का नेम और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डालनी होगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज और मेंशन कर दिया गया है कि फर्दर यू हैव टू सेलेक्टेड फीस एज पर यू अप्लाइड पोस्ट कैटेगरी फ्रॉम द 8 सेक्शन, यह 8 सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन एंड द सेलेक्ट 0 अदर रेस्ट ऑफ ऑप्शन। कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, ये देखिए मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। ये सब तो आपको मैंने बताया यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन, ये कैटेगरी हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोड रीडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या पियून के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना। कैटेगरी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, जेंडर आपको बताना होगा, है ना। आप कैटेगरी SC ST से आते हैं तो आप यहाँ पे SC ST सिलेक्ट जैसे ही कीजिएगा, आपको बाकी जितना फीस के अलावा, मतलब कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्लर्क के लिए अप्लाई किया है ना, तो क्लर्क में आपसे फीस कितना लिया जा रहा है, मान लीजिए 600 रुपए। तो 600 रुपए आपके उसी फॉर्म को यहाँ पे लिया जाएगा, बाकी सब में 0 भर देना है, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कैसे आएगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहता हूँ ताकि यहीं से आपका जो है डाउट क्लियर होगा। तो कलर जो है, मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से भरते हैं तो 800 रुपये सेलेक्ट होकर आएगा, और यहाँ पे कलर जो आपका जो एग्जाम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब कलर जनरल के तरफ से आप भर रहे हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं कलर के लिए। कलर के लिए SC ST से भर रहे हैं तो 400 रुपये फीस सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप SC ST से यहाँ से क्लिक कीजिए, ये सब कुछ हटा देना, ये सब कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। आप सिर्फ जिस कैटेगरी से उसी कैटेगरी में आके इसको भरना है। स्टेनो के लिए जनरल और EBC और BC कैटेगरी के लिए 800 रुपये लग रहा है, तो इसको जी अगर EWS जनरल और BC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। सिर्फ स्टेनो से हैं आप आवेदन करना चाहते हैं, SC ST से हैं तो इसको सिर्फ सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे ये देखिएगा सिलेक्शन, आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा, जानिएगा कि आप किस कैटेगरी से आप हैं, और उसी कैटेगरी के आपको क्या करना है, तो फॉर्म को यहाँ पे भरना है, मतलब ठीक है। तो सिलेक्ट भी उसी को करना है, जैसे कि अगर आप जनरल से कर रहे हैं तो जनरल वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा, EBC से है EBC वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा, SC ST से है तो SC ST वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा। यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है, और यही चीजें जो है आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद सुधार करने का यहाँ से मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये आपका एक डिटेल मांगेगा यहाँ पे दोस्तों, जो कि डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिर से यहाँ पे मांगेगा, और इंटर द टेस्ट, ये जो आपका कैप्चा दिया गया इस कैप्चे को यहाँ पे फिल आउट कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इन छात्र ने यहाँ पे एक तरीके से क्लर्क के लिए अप्लाई किया, क्लर्क के पोस्ट के लिए, और जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया, ठीक है। मेल है, और कैंडिडेट अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेगा, और यहाँ पे जैसे ही वो जनरल से सेलेक्ट किया ना, तो देखिए यहाँ पे 800 रुपये आ जाएगा। बाकी सब में यहाँ पे जैसे SC ST वाला सेक्शन में, EWS सेक्शन में, इसमें सब में 0 आपको भरना है यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। तो ये जिसके लिए आप एक बार में एक ही फॉर्म भरेंगे, पेमेंट भी एक बार, जैसे क्लर्क के लिए किए तो 800 रुपये लग गया, आप कोड रीडर के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए 800 लगेगा, अगर आप प्यून के लिए करना चाहते हैं तो 600 रुपये उसका लगेगा, और अगर आप स्टेनो के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए 800 रुपये अलग से लगेगा। तो इस तरीके से आके आपको ये फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ से सारी डिटेल यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। देखिए यहाँ पे 800 रुपया जैसे ही आ जाएगा, टोटल अमाउंट यहाँ से देख सकते हैं, टोटल अमाउंट 800 आ गया। अब इसको पेमेंट कन्फर्म करके और फाइनली पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए आपका गेटवे यहाँ से ओपन हो जाएगा, इस पे किसी पे भी क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इसका एक स्लिप आएगा, उसका भी प्रिंट आउट जरूर आप अपने पास रख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने तो आपको वो सारी डिटेल बता दी दोस्तों कि फॉर्म को कैसे भरना है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और इसका सिलेबस भी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, तो कोई भी डाउट है उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के बताऊँगा। धन्यवाद। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने सवालों को।